ओके, ठीक है। हिस्ट्री से डर लग रहा है कि आपको? अगर हाँ, तो यही काम की वीडियो है आपकी। 15 बुक पढ़ने की कोई नीड नहीं है, केवल ये एक बुक पढ़ना है, आपके सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सारी समस्या का समाधान डे में केवल आपको 15 से 20 मिनट देने हैं। 3 महीने तक ये दो, 3 महीने तक ये आप दो, 3 मंथ। ओके, जो भी आपने बुक रीडिंग की हुई है हिस्ट्री की, वो करते रहो। 3 महीने तक 10 से 15 मिनट का वीडियो देखो। आपके हिस्ट्री के यूपीएससी अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो केवल वीडियो देखो, 1 से 2 बार रिविजन करो, ख़त्म। 15 क्वेश्चन इजीली आप सही करके ले जाओगे। ठीक, इसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में 2021 के प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस है। नेक्स्ट वीडियो आएगा 2020 के लिए। ठीक, पता नहीं 2 से 3 साल हुआ है यूपीएससी मिडिवल और एंशिएंट में ज़्यादा ही मोहब्बत दिखा रही है। ठीक, अगर उसका समाधान ढूंढना है, इधर उधर भटकना नहीं है, तो ईजिली आप चुपचाप आराम से ये वीडियो देखो। सारा चीज़ समझ में आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि 15 बुक पढ़ने की ज़रूरत है या केवल जो अभी हम आगे एक बुक पढ़ेंगे उसी से सारा समाधान हो सकता है। तो बी पेशेंट, आप वीडियो देखिए, आपके सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन के समाधान हो जाएंगे। ये हो गई मार्केटिंग। अब देखिए आप आगे अपनी काम की बात। ओके ओके, और देखिए इस सीरीज़ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, वे क्वेश्चन कितने सोर्स से आए। ठीक, क्या हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को हम किसी एक सोर्स से गेन कर सकते हैं, क्या उनके सारे क्वेश्चन के लिए क्या हम किसी एक बुक को प्रीफर कर सकते हैं। तो मैं इसी पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ, हमारे पास में एक ऐसी पुस्तक है जिसका उपयोग करके हम हिस्ट्री के लगभग अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन ईजिली हम टारगेट कर सकते हैं। 15 नहीं, 16 से 17 क्वेश्चन। अभी जो है 2000 अपने 21 में और 20 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग उसके कम से कम 20 में 17 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन 2 साल तक पूरे एक ही बुक से कवर किए गए हैं। और ये सर मणिकांत सर का नोट्स है, इसी से सारे क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं। ठीक, पहले इसको देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या यह बुक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे ये है 31 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, जैसे 31 नंबर का क्वेश्चन जो है मुराना का 64 योगिनी मंदिर वाला क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस नोट्स में अपने को एक जानकारी मिलती है कि कच्छप खाद जो राजवंश है वो 10वीं शताब्दी के आसपास में ग्वालियर के पास था। ठीक, वहीं पर जो है राजपूत वंश का ये एक राजवंश है और इसका वहीं पर विकास हुआ था। तो जाकर के मुरैना के आसपास जो है इस वंश ने मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 32 नंबर का क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक शहर से रिलेटेड है। ठीक, कि उस शहर में जल व्यवस्था के लिए कौन सा जो शहर था वो सबसे अधिक फेमस था, किस शहर में सबसे इसकी संचयन और प्रबंधन प्रणाली अच्छी थी। तो इसमें जो है अपने को इस नोट्स में ईजिली मिल जाएगा। देखिए ये रहा, जैसे यहाँ का जो जल विशिष्ट, यहाँ का जल प्रबंधन विशिष्ट है। रोकने के लिए 16 से ज़्यादा जलाशय हैं और 12 मीटर गड्ढा, 24 मीटर गहरा एक एक नहर करके बना हुआ है। सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है जिससे निकास व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।
तो यहाँ पे धौलावीरा करके दिया भी हुआ है और ये अंडर मार्क भी है। ठीक है, तो इजीली जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर सकते थे। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्या 33 नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ से कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 33 नंबर के क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन था कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने कहाँ कहाँ खोले थे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला 1619, ठीक, 1619 में ईस्वी तक सूरत, आगरा, अहमदाबाद एवं भड़ौज में कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की। जनरली उन्होंने अपना कंपनी का जो भी फैक्ट्री सेटअप किया वो शुरुआत में पश्चिम घाट में ही बना हुआ था, पश्चिम के एरिया में ही। तो चित्राकोल और त्रिचिनापल्ली ये है जो है अपने पूर्वी घाट की तरफ आते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनी सेटअप हो ही नहीं सकता था। इजीली ये एलिमिनेट हो जाता क्वेश्चन। बट हाँ, इससे अगर हमको याद है तो कुछ हेल्प हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो ये भी सॉल्वेबल था। इसके बाद है 34वां नंबर का क्वेश्चन कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक कौन कौन से ऐसे थे। मतलब कि गुप्त वंश के बाद और हर्षवर्धन के उत्थान के बीच में। देखिए याद रखना है, वर्धन वंश अलग है और हर्षवर्धन का उत्थान अलग है। ठीक है, तो क्या इस बुक से यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? तो जी बिल्कुल हो सकता था ये क्वेश्चन सॉल्व। जैसे देखिए ये है अपना नोट्स और यहाँ पे देखिए ये हर्षवर्धन के काल के पहले की बात है। यहाँ पर जो अंडर मार्क है पुष्य भीति एवं मौखरी वंश की प्रतिष्ठा में पुनर्स्थापित होना, ये तो नॉर्मली फैक्ट हो गया। जब बार बार आप बुक को रीडिंग करोगे तो इजीली आपको जो है पता चल जाता है कि हर्षवर्धन के पहले जो है मौखरी वंश आ गया था। इसको और क्लैरिटी देने के लिए हमारे पास में और टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए कन्नौज में मौखरी वंश गुप्तोत्तर काल ना, ये यहाँ पे हर्षवर्धन के पहले की बात है। मौखरी वंश है कन्नौज में। ठीक, और ये देखिए कन्नौज की मौखरी। ठीक, उत्तर गुप्त शासक की मगध के गुप्त की बात कर रहा है। सौराष्ट्र में मैत्रक, ये सौराष्ट्र या वल्लभी उसी वाला एरिया है, तो वल्लभी के मैत्रक हो गया। ठीक, और ये थानेश्वर के वर्धन या थानेश्वर की पुष्य भी थी जो हमने पिछले पेज में बताया था, ये हो गया। ठीक, तो ईजिली हो जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो अच्छी बात यह है कि जब आगे इसको पढ़ते जाओगे, आगे आप इसको देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो कि जो ये दिया हुआ है ना, ये देवगिरी के यादव संस्थापक भिल्लन, और यहाँ पर देखो देवगिरी के यादव। ठीक, आप आसानी से जान जाओगे इस चीज़ को कि देवगिरी के जो यादव हैं उनका विकास लगभग 10वीं शताब्दी के बाद हुआ है। तो ये क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद इसमें आगे देखते हैं 35। ये जो है क्वेश्चन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कि जब विजयनगर में अपना नूनीज आया था तो नूनीज ने वहाँ पे क्या क्या देखा, महिलाएं किन किन चीज़ों में निपुण थी, किन किन क्षेत्रों में काम करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, जैसे परमार है तो इसी क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन। ये और भी जब पढ़ेंगे तो और इजीली हो जाएगा। जैसे परमार है उनका भी विकास जो है 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ है, जो दिया है मालवा के यहाँ पे परमार दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें ये है नूनीज का वर्णन। जब वो विजयनगर साम्राज्य में यात्री के रूप में आया हुआ था तो नूनीज ने वहाँ पर महिलाओं को क्या क्या करते देखा। तो जैसे है यहाँ पे जो फैक्ट है कि नूनीज ने यहाँ वर्णन किया हुआ है। जैसे विजयनगर का भ्रमण किया था, वह कहता है महिलाएं लेखाकार। ठीक है, तो यहाँ देख लो लेखाकार। ठीक, इसके बाद है इसमें पहलवान। ठीक, पहलवान के रूप में क्या है, ये कुश्ती है। ठीक है, खगोल शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, संगीतकार, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी डायरेक्ट उठा लिया गया है। जहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है यूपीएससी ने, लेकिन ये जो नोट्स है इस डिमांड को फुलफिल करता है। ठीक, तो ये भी सॉल्वेबल है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपको, जैसे ये इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे ये इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। बुक में इतने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। बट ये जो पट्टाभी सीतारामैया वाला है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाला है। ठीक,
इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे स्वदेशी आंदोलन के समय में, तो ये भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, बट इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो सकता है। हाँ, बट आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे, तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है यहाँ से, ठीक। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ से एक हमको ऑप्शन मिलता है जैसे बुर्ज होम का, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है, कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफरवाल के 2 महत्वपूर्ण स्थल थे, ठीक है। गर्तवास था, ये जो भी था यहाँ, ठीक। इसके बाद पालतू कुत्ते का मालिक के शव के साथ दफनाया जाना, मतलब बुर्ज होम में जो गर्तवास था, जो ज़मीन के नीचे घर बने हुए थे, वहाँ पर मृतकों के साथ में पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था, ठीक है, कब्र में। सैल के देव मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, हिस्ट्री में बुर्ज होम सबसे ज़्यादा फेमस है अपने गर्तवास के लिए। और ये पहला अपने को एविडेंस मिला था कि पालतू कुत्ते का मालिक जो है, पालतू कुत्ते के साथ जो है उसके मालिक को दफनाया गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो सकता था। इसके बाद है यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 38 नंबर के क्वेश्चन में है हमारे पास में, एक मिनट, जैसे ये फैक्ट देखिए आप कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। अब बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि वास्को द गामा जो है भारत में 1498 में केरल के तट पर पहुंचा हुआ था, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को गौर करिए कि देवराय द्वितीय, ठीक, ये जो फैक्ट है आपका, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, ठीक। कट गया ऑप्शन, तो 3 फिर गलत हो गया यहाँ, है ना। ये एलिमिनेट हो गया, 1 2 बचा, 1 2 सही होगा ही। दूसरा, मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, ठीक। जैसे इसमें देखो आप, एक और फैक्ट जो है अपने पास कि देखो, ये चंगेज खां भगोड़ा ख्वारिज्म वाला है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, ये ख्वारिज्मा, ये चंगेज खां, ये भी बताया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी देखो, जो मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, ये आपको मिलेगा कि मोहब्बत बिन तुगलक का जो शासनकाल है 350 ईस्वी तक है लगभग, और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ वो यहाँ पे है 1398 में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ सर ने इसको हेडलाइन करके दिया हुआ नहीं है, पीछे जो है उस पेज को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वहाँ पर भी अच्छे से बताया मोहब्बत बिन तुगलक का शासनकाल और 1398 में कौन जो है यहाँ पर राज कर रहा था, ठीक है। इसके बाद है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो करेंट से ये सॉल्व नहीं हो सकता इस बुक से, ठीक। इसके बाद है 40 नंबर का क्वेश्चन, मिताक्षरा के संबंध में। हाँ, तो देखो इसमें केवल 3-4 जगह, हाँ नहीं केवल नहीं बोल सकता मैं, 3-4 जगह लिखा हुआ है। जैसे मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने टीका किया है मिताक्षरा पर, ये बुक थोड़ा सा डल हो गया है यहाँ, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर लिखा है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, मैं नहीं बता रहा कि बुक का किसने लिखा है, मैं इसमें आगे ये भी बताता हूँ। जैसे कि जैसे देखो यहाँ पर जब आप पढ़ाई करोगे ना, यहाँ पर देखोगे आप तो लिखा हुआ है विज्ञानेश्वर ने पिता से प्राप्त संपत्ति, बंटवारे से मिली संपत्ति आदि आदि के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि पहला कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, ऐसा नहीं है, ये महिलाओं के संपत्ति पर भी विचार करती है, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है, ठीक, कट गया। और पहला ऑप्शन तो लगभग लोगों को पता होता है कि ये सिविल विधि जो है ऊंची जातियों के लिए और दाया भागने में जाति के लिए, निम्न जाति के लिए थे ही नहीं, ठीक है। हो सकता है ये रेयर फैक्ट हो, बट जनरली लोगों को उसका आइडिया होता है। बाकी इन दोनों ऑप्शन में 2 और 3 में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर इसको पढ़ के जाते तो हो सकता था तीसरा जो है एलिमिनेट कर सकते थे, बट रेयर फैक्ट है, इन चीज़ों को याद रख पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। एक तो इतना सारा चीज़ पढ़ो और उसके बाद इतना सारा फैक्ट याद रखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन नंबर ये है अपना 41 कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर कौन थे, क्यों प्रसिद्ध थे। हाँ, तो ये इजीली आप क्रैक कर सकते थे यहाँ से। जैसे मालती माधव नाटक के रचयिता भवभूति ने श्रीशैल को कापालिकों का प्रधान पीठ पर लाया है, ठीक, ये वाला फैक्ट, तो ये इजीली आप बता सकते थे। इसके बाद भी देखिए
इसमें जैसे हस्तिमल लिखा है, ठीक, हस्तिमल भी कवर हो गया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखो क्षेमेश्वर, क्षेमेंद्र, क्षेमेश्वर को क्षेमेंद्र बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली आप क्रैक कर सकते थे, ठीक। 42 नंबर के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि वो इजीली फैक्ट है, ये पूरे आधुनिक भारत का फेमस है वो, और बुक में अच्छे से विस्तृत करके बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। 36 नंबर को भी इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए है ये, ठीक। इसके बाद है जस्ट 1 मिनट, 43 नंबर का क्वेश्चन भी जो है इजीली आपको मिल जाएगा 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। बाकी ये है, इसमें इस बुक से क्रैक हो सकता है क्वेश्चन। बाकी 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। 45 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये जो है अपने पास में, ये जैसे लिखा हुआ है परगना, परगना है, ठीक है। परगने, देखो सरकार का विभाजन परगनों में होता था, ठीक, सरकार का विभाजन परगनों में होता था, अर्थात सरकार पहले आएगा, फिर परगना आएगा, और इसके ऊपर में क्या आएगा, प्रांत या सूबा। तो ये इजीली हो गया। अब कोई सा भी लिख दो, इसमें बन जाएगा आपको, आरोही क्रम में पूछा है तो कौन सा होगा आंसर, ए, इजीली बन जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन भी जो है आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो, ये है फैक्ट अपने पास में। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में दिया है ना, तो इसमें देखो आप बेहतरीन स्कूल के निरीक्षक के पद पर भी रहे हैं, ठीक। तो वैसे फेमस है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के, तो ये भी इजीली, भले ही ऑप्शन कितना भी कन्फ्यूजिंग हो, लोग इसको बना लेते हैं, ठीक। तो ये भी क्रैक हो सकता था। इसके बाद 47, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस फैक्ट है, ये दिया भी हुआ है इसमें, ठीक। 46 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 47 भी हो गया है ना। अभी अपने पास में 48 नंबर का क्वेश्चन देखो। 48 नंबर का क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये फेमस फैक्ट है। और ये जो दिया हुआ है ना, 1 मिनट, जैसे रुहेलखंड, रुहेल तथा बंगस पठान, फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगस ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण संभव हुई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में किया गया, गलत, गलत, ठीक है। 2 क्या है, 2 सही ही है, 1 जान लो, 1 उतना अच्छे से इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद हम इंक्लूड करें जैसे हल्बी, हो और कुई, तो ये जो है काफ़ी हो के बारे में अच्छे से बताया है इस बुक में, जब उलगुलान हुआ या उसके आसपास के जो भी विद्रोह हुए उसमें, तो इसको मैंने कल्चर का क्वेश्चन मान लिया है, ठीक है। इसके बाद गोदावरी कृष्णा, वो इस पर सॉल्व नहीं हो सकता, वो करेंट का भी क्वेश्चन है, कल्चर का भी क्वेश्चन है, ठीक। यूनिसेफ वाला है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से यूनिसेफ करेगा क्या, हेल्थ वाला काम वो करेगा यूनिसेफ, तो यूनेस्को ही तो करेगा ना इसको, यूनेस्को यहाँ पे गेम खेल रहे हैं फैक्ट के साथ में उन्होंने। फिर पाकिस्तान के संविधान, ये नहीं दिया हुआ है, इसको आप जो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर का क्या बताया इन्होंने, एक मिनट, ओके ओके, ठीक। तो ये हो गया है ना। तो लगभग देखो अब इससे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। हल्बी हो वाला 1 हो गया, ठीक है। 48 वाला हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक, 17 बोल रहे हैं, चलो 17 छोड़ दो, कम से कम 15 तो हो सकते हैं, ठीक। 15 में भी नहीं, चलो 13 मान लो भाई। 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, उसमें आप 13 बना रहे हो, ठीक। लोग जो है 10 नहीं बना पा रहे, लोगों से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक। आप 6 क्वेश्चन का एज लेकर चल रहे हो, 12 नंबर का एज, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। स्टैटिक पे कमांड लेना है, हिस्ट्री जो है यूपीएससी के द्वारा और डीप पूछा जा रहा है। और मैंने जितने भी बुक देखे, उपेंद्र सिन्हा देखे, या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम देखा, या स्पेक्ट्रम के अलावा जितने भी मार्केट में बुक जो बोला जा रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हाँ एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए एक बार, एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। कुछ फैक्ट हैं एनसीईआरटी में जिसको लेकर के भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, और एनसीईआरटी से लगभग इनमें से 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अगर इतना नहीं पढ़ना, इस बुक को नहीं पढ़ना, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए, और बाकी जो है आपके पास में बुक उसको अच्छे से कवर करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हो
तो नो डाउट कम से 10 क्वेश्चन को आप आसानी से बनाओगे बिना कुछ किए। जस्ट रीडिंग करना है आपको, 2 से 3 बार बुक को पढ़ना है, याद भी नहीं करना। 2 से 3 बार आप रीडिंग भी करोगे तो भी आसानी से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ईजिली आप क्रैक कर ले जाओगे। तो इसमें हमने अभी इसमें 2021 का देखा है, 2020 का भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस बुक से आए और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। इसके बाद जो है इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे, डेली 2 से 3 पेज 4 पेज पढ़ेंगे, बस पढ़ना है इसमें। ठीक, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। ओके फिर गाइस, थैंक यू।